वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 31 मार्च से दोबारा शुरू होगी हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा एयरपोर्ट के स्टॉप्स के लिए अगले पीर से शुरू होगी बुकिंग। नाइजीरिया में फिर एक मरतबा स्टूडेंट्स को किया गया किडनैप। मुसल्लह अफराद ने कॉलेज पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर कई लड़के और लड़कियों को अपने साथ ले गए। पुलिस कर रही है तलाश। सऊदी अरब के नॉर्थ के इलाकों में कल जुमा के रोज चली लाल रंग की आंधी। देखते ही देखते पूरा मंजर हो गया था लाल। आंधी के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए खूब वायरल। दुनिया भर में रुसवाई झेलने वाले वसीम रिजवी का कुरान से 26 आयतें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की उसने पिटीशन। रजा एकेडमी इस पिटीशन को करेगी चैलेंज। मौलाना वली रहमानी ने कहा, आयत तो दूर, ज़ेर ज़बर और एक नुक्ता भी नहीं बदल सकते। मोदी के करीबी बिजनेसमैन गौतम अडानी ने की कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा कमाई। एलन मस्क और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। एक ही साल में हुई करीब 37 अरब डॉलर की इनकम। बीजेपी के फॉर्मर लीडर और वाजपेयी दौर में सेंट्रल मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने थामा टीएमसी का हाथ। ममता की पार्टी में शामिल होने के बाद कहा, मुश्किल दौर में फंसे भारत के खिलाफ सबको एकजुट होना जरूरी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर हज व उम्रा मोहम्मद सालेह बिन ताहिर को कैबिनेट से निकाल दिया है। डॉक्टर अस्साम बिन सऊद बिन सईद को यह जिम्मेदारी दी गई है। शाह सलमान ने सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के सदर इब्राहिम बिन सुलेमान बिन अब्दुल्ला अल रशीद को भी उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। उनकी जगह अली बिन सुलेमान बिन अली अल सवी को मुकर्रर किया गया है। वहीं सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के चीफ, फॉरेन मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर को भी सऊदी कैबिनेट से निकाल दिया गया है। सऊदी काबीना के जनरल सेक्रेटरी के एडवाइजर के लिए समीर बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अल तबीब को नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की इंतज़ामिया ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वबा की वजह से बंद की गई एक्सप्रेस ट्रेन 31 मार्च से चलाने का फैसला किया गया है। हरमैन एक्सप्रेस को पिछले साल यानी 2020 में 21 मार्च को कोरोना वबा की वजह से बंद कर दिया गया था। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन की इंतज़ामिया का कहना है कि इस ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने वाले तमाम शहरियों को टिकट जारी किए जाएंगे। टिकट जारी करने और सीटों की बुकिंग का सिलसिला अगले पीर से शुरू होगा। हरमैन एक्सप्रेस के जरिए सफ़र के लिए बुकिंग मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा में शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टॉप्स के लिए होगी। 8 सालों के तवील अरसे के बाद तुर्की और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। दोनों मुल्कों ने सिफारती और इंटेलिजेंस सतह पर एक दूसरे से राब्ता किया है। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की जल्द मुलाकात होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुशोगलू ने कहा है कि ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों मुल्कों ने किसी तरह की पेश की शर्त नहीं रखी है। ताल्लुकात में कई साल के वक्फे के बाद अचानक किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ताहम ये बात अहम है कि दोनों कंट्रीज़ ताल्लुकात की बहाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि अमेरिका ने तालिबान के कई मुतालबात तस्लीम करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका जल्द अफगानिस्तान से मज़ीद 2500 फ़ौजियों को वतन वापस बुलाने जा रहा है। अमरुल्लाह सालेह का कहना था कि अमेरिका का यह मिशन जो 20 साल पहले शुरू हुआ था अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। पिछले साल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ पीस डील तय की, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी की शर्त भी शामिल थी। अफगान नायब सदर का कहना है कि अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी से उनके गैर मुस्तहकम मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने के ख़दशात हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन की सिक्योरिटी कौंसिल ने अफ़गान शहरियों के टारगेट किलिंग को जंगी जुर्म में शामिल करने का फैसला किया है। सिक्योरिटी कौंसिल का अहम इजलास न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें अफ़गान शहरियों पर हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। सिक्योरिटी कौंसिल ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दर्जनों अफराद को हालिया कुछ अरसे में टारगेट बनाकर कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कहा गया कि अफ़गान महकमा इंसाफ, ह्यूमन राइट्स के वकला, जर्नलिस्ट, हेल्थ वर्कर्स और इंसानी इमदाद फराहम करने वाले कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास को बताया गया कि 2020 में 3000 से ज़ायद अफ़गान शहरी कातिलाना हमलों में मारे गए, जबकि 5785 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सीरिया यानी शाम जाने वाले ईरानी ऑयल ले जाने वाले समंदरी जहाज़ों को बारूदी सुरंगों के जरिए निशाना बनाया। अखबार ने अमेरिकी जिम्मेदारान के हवाले से बताया है कि इसराइल ने सीरिया जाने वाले कम अज़ कम 12 समंदरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जो ज़्यादातर तेल या हथियार ट्रांसफ़र कर रहे थे। ये कार्रवाई इस अंदेशे के सबब की गई कि तेल से हासिल होने वाली इनकम इलाके में वायलेंस पर खर्च की जाएगी। ईरान ने 2019 के आखिर से करोड़ों बैरल तेल शाम पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शाम का रुख करने वाली ईरानी तेल की खेपों पर ईरानी पासदाराने इनकलाब का कंट्रोल है। अमेरिका का कहना है कि ईरानी कार्रवाइयों का मकसद ईरान और शाम पर आयद पाबंदियों से बचकर ईरानी पासदाराने इनकलाब की फंडिंग है। नाइजीरिया की नॉर्थ वेस्ट रियासत कादोना में हथियारों से लैस हमलावरों ने एक कॉलेज के मुतादिद स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया है। पुलिस ने स्टूडेंट्स की तादाद नहीं बताई, ताहम इस कॉलेज में तकरीबन 300 लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। बताया गया है कि मुसल्लह अफराद ने पहले इस कॉलेज में अंधाधुंध फायरिंग की और फिर कई तलबा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मुकामी हुक्काम के मुताबिक मुग़वियों की रिहाई के लिए पुलिस और फौज कार्रवाई में मसरूफ़ है। सऊदी अरब की क़यादत में अरब फ़ौजी इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा है कि यमन में हौसियों का एक और डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। यमनी फ़ौज ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें हौसियों के बारूद बरदार ड्रोन को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ये वाक़या यमनी दारुल हुकूमत सना के शुमाल मगरब में हुजा के नए मकामात आज़ाद कराने के बाद पेश आया है। इससे पहले यमनी फ़ौज ने एक और बयान में दावा किया था कि हौसियों के गढ़ सादा में भी हौसियों का बारूद बरदार ड्रोन तबाह किया गया, जिससे उन्हें भारी जानी नुकसान हुआ है। कल जुमा के रोज़ सऊदी अरब के नॉर्थ के इलाकों, ख़ास तौर पर अलजोफ और उसके मसाफात में रेतीले तूफ़ान और गर्दालूद आंधी ने दिन को रात में बदल दिया। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो सुर्ख रंग यानी लाल रंग के गर्दालूद मौसम से मुतासरा इलाकों में सफ़र ना करें, उससे एहतियात बरतें। गर्दालूद आंधी न सिर्फ शुमाली इलाकों में तेज़ी के साथ चल रही है, बल्कि सऊदी अरब के सेंट्रल इलाके भी उसके लपेट में आ सकते हैं। इस गर्दालूद आंधी के वीडियोज़, जो काफ़ी सुर्ख रंग की आंधी नज़र आ रही है, उसके वीडियोज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। इस्लाम मुखालिफ अपनी शर्मनाक हरकतों से पूरे दुनिया में रुसवाई झेलने वाले वसीम रिजवी ने शरंगेज़ मुतालबा किया है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयत को निकाल देने की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। वसीम रिजवी के इस शरंगेज़ पिटीशन को चैलेंज करने का रज़ा अकेडमी ने फैसला लिया है। रज़ा अकेडमी आज सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की अर्जी को चैलेंज करने वाली है।
दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने वसीम रिजवी की कुरान करीम के बारे में हालिया बदतमीजियों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कुरान करीम अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। इस बात पर पूरी दुनिया के तमाम फ़िरक़ों के मुसलमानों का मुकम्मल इत्तेफाक है कि कुरान करीम अपनी असली नाजिल शुदा सूरत में पूरी दुनिया में मौजूद है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। मौलाना वली रहमानी के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरान की किसी आयत में तब्दीली का सोचना तो दूर, उसके ज़ेरो ज़बर और एक नुक्ते तक में भी तरमीम की गुंजाइश नहीं है। आज तक जितने लोगों ने कुरान करीम पर एतराज़ करने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो अपने इरादे में नाकाम व नामुराद हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाने वाले और उनके दोस्त बताए जाने वाले अडानी ग्रुप के प्रेसिडेंट गौतम अडानी ने कोविड-19 के दौर में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इस साल इतनी ज़्यादा कमाई की है जितना दुनिया के किसी और बिजनेसमैन ने नहीं की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में ये दावा किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की कुल जायदाद 2021 में 16.2 यानी 16.2 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो गई है। इससे अडानी साल में सबसे ज़्यादा कमाने वाले शख्स बन गए। अडानी अब दुनिया के 26वें सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बन चुके हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सनसनीखेज इंकशाफ एक ऐसे वक्त हुआ है जब अडानी ग्रुप मरकज़ की मोदी सरकार के पिछले 6 साल दौर में एयरपोर्ट्स के कारोबार और डेटा सेंटर समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। अडानी ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों के शेयर्स ने कोरोना वबा के दौर में पिछले 1 साल में कई गुना इजाफा दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर लीडर और वाजपेयी हुकूमत में सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके यशवंत सिन्हा ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर डेरेक ओब्रायन, सौदीप बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी मौजूद थे। यशवंत सिन्हा के ममता की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी लीडर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि यशवंत हमारे साथ आए। अगर ममता बनर्जी पर साजिश के तहत नंदीग्राम में हमला नहीं हुआ होता तो वो खुद मौजूद होती। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क इस वक्त परेशानी में है। आईनी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। आग लगभग हर एजेंसी कमज़ोर हो गई है, उसमें देश की अदालत भी शामिल है। हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है और इसके लिए सबका एकजुट होना ज़रूरी है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है। हाँ, अकाली छोड़ गए जो सबसे पुराने सहयोगी थे। बीजेडी चली गई तो एक नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर बिहार में है। उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है, वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की अस्मिता की रक्षा। उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है, वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की अस्मिता की रक्षा, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि देश में प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए, उनको इकट्ठे आने की ज़रूरत है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था।
ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पर हुए मुबैना हमले के बाद सियासी माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा करने की तैयारी में वो किसान हैं जो मोदी सरकार के तीनों ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत आज वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं। बंगाल पहुंचने पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। राकेश टिकैत ने इससे पहले इशारा दिया था कि वो किसी भी सियासी पार्टी के लिए अपना कंधा यानी सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि किसानों के लिए राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को इससे पहले भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया है और बंगाल के सियासी माहौल में उनकी एंट्री इस बात की तरफ इशारा करती है कि वह बंगाल में बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचाने की फिराक में है। बहरहाल बंगाल में होने वाली किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत के तनकीदों के तीर मोदी सरकार के लिए मजीद परेशानी खड़ा कर सकते हैं। सब लोग बंदीग्राम जा रहे हैं। जीतेंगे जीतेंगे। रियासत तमिलनाडु में इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंचे MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने रियासत में TTV दिनाकरन की पार्टी के साथ अलायंस को खुशाइन बताते हुए आवाम से सपोर्ट करने की अपील की कि रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम रहा कि बीजेपी के 300 MP के सामने हमने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के काले कानून को फाड़ा था, हमने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये तुम्हारा कानून हमको मंजूर नहीं है और CAA कानून को हमने फाड़ कर पूरे मुल्क को पैगाम दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। आप खुद जाकर रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं कि MIM पार्टी ने साफ और क्लैरिटी के साथ CAA कानून को उसको अपोज किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 31 मार्च से दोबारा शुरू होगी हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा एयरपोर्ट के स्टॉप्स के लिए अगले पीर से शुरू होगी बुकिंग। नाइजीरिया में फिर एक मरतबा फिर स्टूडेंट्स को किया गया किडनैप। मुसल्लह अफराद ने कॉलेज पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर कई लड़के और लड़कियों को अपने साथ ले गए। पुलिस कर रही है तलाश। सऊदी अरब के नॉर्थ के इलाकों में कल जुमा के रोज चली लाल रंग की आंधी। देखते ही देखते पूरा मंजर हो गया था लाल। आंधी के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए खूब वायरल। दुनिया भर में रुसवाई झेलने वाले वसीम रिजवी का कुरान से 26 आयतें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की उसने पिटीशन। रजा एकेडमी इस पिटीशन को करेगी चैलेंज। मौलाना वली रहमानी ने कहा, आयत तो दूर, ज़ेर ज़बर और एक नुक्ता भी नहीं बदल सकते। मोदी के करीबी बिजनेसमैन गौतम अडानी ने की कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा कमाई। एलन मस्क और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा। एक ही साल में हुई करीब 37 अरब डॉलर की इनकम। बीजेपी के फॉर्मर लीडर और वाजपेयी दौर में सेंट्रल मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने थामा TMC का हाथ। ममता की पार्टी में शामिल होने के बाद कहा, मुश्किल दौर में फंसे भारत के खिलाफ सबको एकजुट होना जरूरी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।